एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, जीएस का जो रोल है वो हर तरह के एग्ज़ाम में काफ़ी अहम होता है। इसलिए जीएस का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है एग्ज़ाम में अच्छी मेरिट का बनना। जीएस में पॉलिटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए कंसेप्ट को जड़ तक समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटी का हर टॉपिक और चैप्टर काफ़ी अहम है, इसलिए पॉलिटी के हर कंसेप्ट को गहराई से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन के जरिए हर टॉपिक को कवर करेंगे और हर कंसेप्ट को कवर करेंगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी में हम हेल्प कर सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो क्लास है वो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान की है और जो आज का चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो कौन सा प्रावधान था इस समझौते में? ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थापित बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से ही सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में आपकी जो घटनाएं हैं किस किस समय में हुई हैं और सूची 2 में दिए हुए जो टाइम दिया हुआ है, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कौन सा किससे सम्मिलित होता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो सूरत विभाजन है वो 1907 में हुआ था और जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है वो 1932 में हुआ था और जो सर्वदलीय सम्मेलन है वो 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प है वो 1929 में लिया गया था। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मुस्लिम वर्ग, बौद्ध वर्ग, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया। गांधी ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड बेकन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की अपनी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सकें तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन 19 मई 1928 ईस्वी को बम्बई में हुआ। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 ईस्वी में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने
गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया तथा दूसरा यह है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में घोषणा या प्रस्ताव है और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने ये घोषणा या प्रस्ताव किया फिर जिनके नेतृत्व में किए गए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। अगस्त घोषणा यानी मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः यानी जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा से 14 अगस्त 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हो गए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1793 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। यानी 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के जरिए भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। 1876 ईस्वी में उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। इसकी जो उद्घोषणा महारानी के नाम से की गई उससे वे भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब स्वरूप थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यानी जो रजवाड़ों की स्थिति है वही उसकी स्थिति रखी जाएगी। रानी विक्टोरिया के दिनांक 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह घोषणा की गई कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग ही तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। मार्ले मिंटो सुधारों का
मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधारों की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। यानी इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था और ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार व्यवस्थाएं जो थी वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पहली थी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, दूसरी थी केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, तीसरी थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, और चौथी थी लोक सेवा आयोग का गठन, और पांचवी थी पहली बार महिलाओं को यानी सीमित मात्रा में था लेकिन मत देने का अधिकार था, और छठवीं थी केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी है A.V. अलेक्जेंडर, और ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। यानी 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था उसमें लॉर्ड एमरी सम्मिलित नहीं थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा A.V. अलेक्जेंडर एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन 1946 के जो उद्देश्य थे वो कुछ इस तरीके से थे। एक, संविधान सभा का गठन करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य था, और दूसरा भारत का विभाजन, यह गौड़ उद्देश्य था, और तीसरा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और चौथा संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, और पांचवा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा।
इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी वेवल योजना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सम्मिलित नहीं है? यानी मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी साइमन कमीशन, भारत विभाजन ये सुमेल नहीं है। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में अधिनियम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित कार्य दिए हुए हैं। जैसे सूची 1 में है ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है पार्लियामेंट सुधार 1909 और डी है भारत परिषद अधिनियम 1861 और ई है अधिनियम 1858। अब मैं ये बताना है कि जो अधिनियम है उनके कार्य कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसमें प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत हुआ और अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1935, यानी भारतीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को
समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे लॉर्ड सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। तो भारत का संवैधानिक इतिहास से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।